साथियों नमस्कार। ज्योग्राफी की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। और भारत के सामान्य परिचय की जो हम बात करेंगे वो भौगोलिक रूप से करेंगे। हम देखेंगे कि भारत कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों पर स्थित है, कौन से गोलार्ध में भारत स्थित है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं, उन राज्यों में से क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप बड़े राज्य कौन से हैं, साथ ही साथ निचले क्रम पे अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से निचले क्रम पे कौन से राज्य आते हैं। ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी सीमाएं कौन से देशों के साथ में लगती हैं, कौन से समुद्र के साथ में इनकी सीमाएं लगती हैं। और कुछ ऐसे भी स्टेट हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी सीमाएं ना तो किसी राष्ट्र किसी अन्य देश से लगती हैं और ना ही किसी समुद्र से लगती हैं। इस प्रकार के स्टेट्स को, इस प्रकार के राज्यों को भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है। भू आवेष्टित राज्य भारत में कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा भारत में कौन कौन से स्थानों से गुजरती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ भारत के संदर्भ में सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है इसकी हम बात करेंगे। और भारत के दो प्रमुख द्वीप अंडमान और लक्षद्वीप के बारे में कुछ बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में। विश्व के संदर्भ में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बात की जाए तो 6 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से अधिक है। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। यदि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात की जाए तो 2.42% क्षेत्र, यदि पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100 है तो उसमें से 2.42 जो क्षेत्रफल है वो किसके अंतर्गत आता है, भारत देश के अंतर्गत आता है। तो ये तो बात हुई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में स्थान के बारे में एक सामान्य जानकारी के बारे में बात। अब बात करते हैं भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात। यदि हम देखते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद गुजरात। तो इस प्रकार का क्रम कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भारत में बड़े से छोटे जो राज्य हैं वो आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और उनको आपके क्रम में आपको जचाना होगा, व्यवस्थित करना होगा। तो आपको फिर से बता दूं, बड़े राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम क्या है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे यूपी और 5वें नंबर पर गुजरात। इसी प्रकार यदि केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसको यदि इकाइयों में हम देखें तो कुछ इकाइयां राज्य हैं और कुछ इकाइयां केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें शॉर्ट में यूटीज कह दिया जाता है। तो ये तो बात करी हमने राज्यों के क्रम की, बड़े राज्यों की क्रम की। यदि केंद्र शासित प्रदेशों में हम क्षेत्रफल का क्रम देखें तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हमें दिखाई देता है वो है लद्दाख। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में अंडमान निकोबार, उसके बाद में दिल्ली, उसके बाद दादर नागर हवेली, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़ और सबसे अंत में लक्षद्वीप। तो हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब बात करते हैं छोटे राज्यों के क्रम के बारे में। छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का यदि हम क्रम देखें तो हम पाते हैं कि सबसे छोटा जो राज्य है भारत में वो है लक्षद्वीप। चाहे केंद्र शासित प्रदेश ले लो चाहे राज्य ले लो, दोनों को सम्मिलित रूप से भी मिला के लक्षद्वीप भारत में सबसे छोटा क्या है, स्थान है, सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद नंबर आता है चंडीगढ़ का, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद दादर नागर हवेली, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद गोवा, उसके बाद सिक्किम। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य दोनों में सम्मिलित रूप से कौन हो गया, लक्षद्वीप। एक बार फिर से सभी चीजों को हम रिपीट करते हैं। हम देखें सबसे बड़े राज्यों का क्रम तो सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी और उसके बाद गुजरात। यदि केंद्र शासित प्रदेशों का हम क्रम देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यदि छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का हम क्रम देखें तो सबसे छोटा राज्य यहां हमें दिखाई देता है लक्षद्वीप और छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ें तो सिक्किम की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। ये सभी के सभी छोटे राज्यों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनके क्रम को भी हमने देखा।
अक्सर परीक्षा में यहां से प्रश्न निकल जाते हैं, इसलिए 2 बार हमने इनको रिपीट करके देखा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मैंने आपको बताया, उनका क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम हमने देखा। यदि कुल संख्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हम देखें तो भारत में कुल 28 राज्य, आज की तारीख में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं इसे भी हम आगे देखेंगे, और इन केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को सम्मिलित रूप से 3 प्रकार के कैटेगरीज में हम भौगोलिक दृष्टि से बांट सकते हैं। पहले प्रकार की कैटेगरी भू आवेष्टित राज्यों की आती है, जिनके अंतर्गत ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जिनकी सीमाएं ना तो किसी समुद्र से और ना ही किसी दूसरे देश से लगती हैं। उन प्रकार के राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कह दिया जाता है? लैंड लॉक्ड स्टेट्स या भू आवेष्टित प्रदेश कह दिया जाता है। और भारत में 7 कुल मिला के 7 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, भू आवेष्टित हैं। कौन कौन से हैं इसे भी आगे हम देखेंगे। दूसरे प्रकार की कैटेगरी जो आती है वो है ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र से अपनी सीमाएं साझा करते हैं, यानी उनकी एक तटीय सीमा है। और भारत में 13 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं किसी न किसी समुद्र से साझा होती हैं, किसी न किसी समुद्र से लगती हैं। इसके अतिरिक्त 2 राज्य भारत में ऐसे हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, 2 ऐसे राज्य भारत में हैं जिनकी सीमा न केवल अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसी अन्य देश के साथ लगती है अपितु समुद्र के साथ भी लगती है, अर्थात ये तटीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों रखते हैं। अब 2 देश इस प्रकार के केवल 2 ही राज्य हैं भारत में। कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात यहां आप देखें तो गुजरात एक तरफ तो पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, और दूसरी तरफ इसकी जो तटीय सीमा है वो किसके साथ में लगती है? वो आप यहां देखेंगे अरब सागर के साथ में लगती है। इसी प्रकार बंगाल की जो सीमा है वो एक तरफ तो बांग्लादेश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये साझा करता है, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। तो 2 इस प्रकार के ये प्रदेश हैं, ये राज्य हैं जो ऐसे हैं जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखते हैं अपितु तटीय सीमा भी अपने पास में रखते हैं। आगे बात करते हैं भू आवेष्टित प्रदेशों के बारे में, लैंड लॉक्ड जो यूटीज हैं, लैंड लॉक्ड जो राज्य हैं उनके बारे में। भू आवेष्टित प्रदेश कौन से होते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, वे राज्य जो ना तो किसी दूसरे देश से सीमा बनाते हैं और ना ही उनकी कोई तटीय सीमा है, ना ही वो समुद्र से किसी प्रकार की सीमा अपनी साझा करते हैं, वो लैंड लॉक्ड स्टेट्स कहलाते हैं। भारत में जैसा मैंने आपको बताया 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। कौन कौन से हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहला है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली और चंडीगढ़। आइए मैप में इसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मैप में ये हमें लैंडलॉक्ड रूप से दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं मैप में किस प्रकार की स्थिति हमें इन राज्यों की दिखाई देती है। मैप में यदि अगर स्थिति हम देखें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने बात की मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ये वाला एरिया आपको जो मध्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है, हम देखेंगे कि चारों तरफ से ये दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है, अर्थात ना तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है और ना ही तटीय सीमा साझा कर रहा है, तो लैंडलॉक हो गया। दूसरा हमने बात करी किसकी? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की यदि हम देखें तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ हमें दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ भी चारों तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये भी किसी प्रकार से सीमा साझा नहीं करता, ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना ही तटीय। उसके बाद बात की हमने हरियाणा की, तो हरियाणा यहाँ में दिखाई देता है, तो हरियाणा भी किसी प्रकार की सीमा साझा करता हुआ हमें यहाँ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड की यदि हम बात करें तो झारखंड के चारों तरफ भी अन्य राज्य लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय या तटीय सीमा इसकी भी नहीं है। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना की यदि हम बात करें तो आपको यहाँ तेलंगाना दिखाई देगा, ये तेलंगाना की भी ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना तटीय सीमा, इसलिए लैंडलॉक्ड हो गया। उसके बाद दिल्ली, हरियाणा के पास ही दिल्ली स्थित है, तो दिल्ली भी आप दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिल्ली दिखाई देगा। दिल्ली की भी ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना ही तटीय सीमा। और इसी प्रकार चंडीगढ़, ठीक है, हरियाणा के आसपास ये चंडीगढ़, इसकी भी ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना ही तटीय सीमा। तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ना ही तो इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना ही इनकी कोई तटीय सीमा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रकार की कैटेगरी की बात करते हैं, वो है दूसरे देश की सीमाओं से लगते हुए राज्य। जैसा मैंने आपको बताया भारत के 7 तो ऐसे स्टेट हैं, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही तटीय सीमा बनाते हैं।
लेकिन भारत के 13 ऐसे राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अर्थात दूसरे देश से उनकी सीमाएं साझा होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और कौन से देश से उनकी सीमाएं लगती हैं। सबसे पहले हम बात करें बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ में लगती है। तो आइए मैप में देखते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश की सीमाएं इन सभी राज्यों से लगती हैं। तो जूम करके एक बार हम थोड़ा देखते हैं मैप में। तो देखिए जूम करके यदि हम मैप को पूरा देखते हैं, पूर्वोत्तर की तरफ यदि हम चलें तो हम पाते हैं कि पूर्वोत्तर की जो श्रेणी है वहां पर बांग्लादेश की सीमाएं विभिन्न राज्यों से किस प्रकार से लगती हैं। इस प्रकार से थोड़ा जूम करके यदि नक्शे को देखा जाए तो यहां आपको बांग्लादेश जो दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश से सीमा जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल किससे सीमा बना रहा है? यहाँ बांग्लादेश स्थित है, तो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया मेघालय सीमा साझा करता है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। तो मेघालय की स्थिति को हम देखें तो यहाँ हमें ये हरे रंग से मेघालय दिखाई दे रहा है। तो मेघालय भी इस प्रकार से बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। तो देखिए मिजोरम ये मिजोरम और इस तरफ आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। तो मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम बात करें त्रिपुरा और असम की। तो त्रिपुरा और असम भी देखिए इस प्रकार से, यहाँ त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है और यहाँ आपको असम दिखाई दे रहा है। तो असम भी यहाँ से बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिक्किम बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि आप देखिए यहाँ आपको येलो कलर में क्या दिखाई दे रहा है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल बीच में आ जाता है और सिक्किम किसी भी तरीके से बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। तो ये तो हुई बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना से कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं वो सीमाएं बनाते हैं। चाइना की यदि हम बात करें तो चाइना से सीमाएं बनाने वाले जो हमारे राज्य हैं वो है पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल। पहले जम्मू कश्मीर, आप देखेंगे अब से पहले जम्मू कश्मीर भी चाइना के साथ में अपनी सीमा साझा करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 यूटी बना दिए गए थे। जैसा आपको ध्यान है, एक यूटी कौन सा, एक यूनियन टेरिटरी कौन सा? जम्मू कश्मीर, जो कि नीचे की तरफ पड़ गया। अब ये केवल पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है, चाइना के साथ में नहीं। चाइना के साथ में सीमा साझा कौन करता है? लद्दाख। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा मैप में यदि हम देखेंगे तो चाइना के साथ में जो सीमा साझा करने वाले राज्य या यूटी हैं वो है एक लद्दाख। तो यहाँ लद्दाख आपको, यहाँ चाइना, तो ये चाइना से सीमा साझा कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश भी चाइना से सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद में उत्तराखंड भी यहाँ आपको दिखाई देगा, चाइना के साथ में सीमा साझा कर रहा है इधर से। उसके बाद में सिक्किम, उसके बाद ये बीच में नेपाल आ गया। नेपाल के बाद में सिक्किम हम देखेंगे तो सिक्किम भी चाइना के साथ में सीमा साझा करता है और बीच में ये आ जाता है भूटान और उसके बाद में ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी इस तरफ चाइना से सीमा साझा करता है। तो ये कुछ ऐसे प्रदेश थे, ऐसे राज्य थे जो किससे सीमा साझा कर रहे हैं? चाइना से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान से कौन कौन से ऐसे देश हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश के जो पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर, इधर हम देखेंगे ये जम्मू कश्मीर के साथ में लद्दाख भी क्या करता है? पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख न केवल चाइना के साथ में अपितु पाकिस्तान के साथ में भी सीमा साझा करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान के साथ में आज की तारीख में सीमा साझा करता है, चाइना के साथ में सीमा साझा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ क्या आ गया? लद्दाख आ गया। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें पाकिस्तान की सीमा की तो गुजरात, इस तरफ हम देखें ये गुजरात आ गया। गुजरात भी इस तरफ क्या करता है? पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आ गया राजस्थान की स्थिति हम ये देखिए, तो राजस्थान भी इस तरफ पश्चिम की तरफ किससे सीमा साझा करता है? पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। उसके बाद है पंजाब, ये वाली स्थिति पंजाब की है। तो पंजाब भी आप यहाँ देखेंगे कि पाकिस्तान से पश्चिम की तरफ सीमा साझा कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे देश थे जो पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं। उसके बाद नेपाल की यदि हम बात करें तो नेपाल की स्थिति को हम मैप में देखें तो ये नेपाल का पूरा इलाका है।
तो नेपाल से लगता हुआ भारत का एक राज्य तो कौन सा हो गया, सिक्किम। कौन सा हो गया, सिक्किम। तो नेपाल से एक तो सिक्किम क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, सिक्किम। उसके बाद यदि हम इस तरफ देखें तो बंगाल का कुछ भाग भी क्या कर रहा है, बंगाल, ये वाला जो बंगाल है, बंगाल का कुछ भाग भी इस तरफ से, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, नेपाल से। तो बंगाल का कुछ भाग भी नेपाल से सीमा साझा करता है। इसी प्रकार फिर उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की हम बात कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार और ये उत्तराखंड, ये तीनों के तीनों भी किससे सीमाएं साझा कर रहे हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार यदि हम देखें म्यांमार से कौन कौन से हमारे प्रदेश या कह सकते हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं साझा करते हैं, तो म्यांमार की यदि स्थिति हम देखें मैप में, यदि जूम करके म्यांमार की स्थिति को हम देखते हैं तो हम पाएंगे ये देखिए, जूम करके यदि हम मैप को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहां से म्यांमार जो है वो इस तरफ से यहां स्टार्ट हो गया म्यांमार। तो हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश घूम के कुछ यूं आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग भी म्यांमार से सीमा साझा करता है। उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद में मिजोरम। ये चार ऐसे राज्य हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, जो किससे सीमा साझा करते हैं, यहां म्यांमार से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बात करें हम भूटान के बारे में। भूटान से सीमा साझा की यदि हम बात करें तो भूटान से जो सीमा साझा करते हैं, इस तरफ आप देखेंगे सिक्किम भूटान से सीमा साझा करता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी भूटान के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। इसी प्रकार भूटान के साथ में पश्चिम बंगाल देख लिया हमने, सिक्किम देख लिया। इसके अलावा अरुणाचल और असम भी यहाँ असम भी भूटान के साथ में सीमा साझा कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस तरफ हम देखेंगे तो ये अरुणाचल भी भूटान के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तो हम देखते हैं ये भूटान के इस तरफ अरुणाचल प्रदेश और असम, भूटान के इस तरफ सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये चार ऐसे स्टेट हैं जो कि भूटान के साथ में क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये थी कुछ सीमा साझाओं की बात कि कौन कौन से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दूसरे देशों से सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान से भी भारत की सीमा साझा होती है। अब आप मैप में यदि गौर से देखेंगे तो देखिए पाकिस्तान की स्थिति को यदि मैप में आप जूम करके देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहां आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और भारत के ये जो प्रदेश हैं, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, और इधर आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान से ऊपर आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है। तो आपको सीधे तौर पर मैप में अफगानिस्तान से लगती हुई भारत की सीमा नहीं दिखाई देगी। लेकिन यदि हम देखते हैं तो भारत का कुछ भाग जो पीओके के रूप में जाना जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अफगानिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाता है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान के साथ में भी भारत अपनी सीमाएं बनाता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत अपनी सीमाएं साझा करता है। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं कौन कौन से वो देश हैं। पहला ऐसा देश है बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवां म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। ये सभी ऐसे देश हैं जो भारत के किसी न किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तटीय सीमाओं की, जैसा हमने देखा भारत के संपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी में वो राज्य थे जो लैंडलॉक्ड थे, ना तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे ना तटीय सीमा बनाते थे। कितने थे? 7 थे। कौन कौन से थे हमने बात की। दूसरे प्रकार की कैटेगरी में वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अर्थात किसी दूसरे देश के साथ में सीमा बनाते हैं। 13 वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से हैं और कौन से देश के साथ में सीमा बनाते हैं उसकी भी हमने बात की। उसके बाद में तीसरी कैटेगरी में वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो समुद्र के साथ में अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो हम देखते हैं भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति हम देखें तो भारत को प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का जो ये दक्षिण भाग है ये दोनों तरफ से या यूं कहीं तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। और ये समुद्र जो यहाँ स्थित है वो है हिंद महासागर। और हिंद महासागर में इस तरफ, भारत के इस तरफ आपको अरब सागर दिखाई देता है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई देती है। तो भारत के दक्षिण के कुछ जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इन समुद्रों के साथ में अपनी सीमाएं बनाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं और किस प्रकार से ये सीमाएं
बनाते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया अरब सागर से जुड़े हुए कुछ राज्य हैं, तो अरब सागर से जुड़े हुए राज्यों को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं, जूम करके फिर से जूम करके देखें कि अरब सागर के साथ में कौन कौन से जो राज्य हैं वो अपनी सीमाएं बनाते हैं। अरब सागर से हम देखते हैं गुजरात, गुजरात के यहां से अरब सागर स्टार्ट होता है और यहां केरला तक अरब सागर की सीमा है। तो हम देखते हैं गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, ये छोटा सा गोवा, उसके बाद कर्नाटक और केरला। ये ऐसे स्टेट हैं जो किसके साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, अरब सागर के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरी तरफ की, जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्यों की यदि हम बात करें, तो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्यों को यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बंगाल की खाड़ी वेस्ट बंगाल से हम देखते हैं कि ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु। ये ऐसे स्टेट हैं जो किसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ में अपनी बाउंड्री को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत के कुछ ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसके साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं और इनकी अपनी एक तटीय सीमा है। क्योंकि समुद्र के साथ सीमा साझा करेंगे तो तट बनाएंगे, इसलिए इनकी सीमाओं को क्या कह दिया जाता है, तटीय सीमा कह दिया जाता है। ये तो बात करी हमने राज्यों की। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो कि जलीय सीमा अर्थात तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं? सबसे पहले पुदुचेरी। अब पुदुचेरी को कुछ भागों में बांट के देखते हैं हम, कौन कौन से भाग कहाँ स्थित है उसको अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। लेकिन पुदुचेरी का कुछ भाग जो है वो अरब सागर से लगता हुआ है, जबकि पुदुचेरी का जो यनम और कराईकल वाला भाग है वो किससे लगता हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ है। अगली स्लाइड में और विस्तार से हम इसकी बात करेंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप हम देखते हैं, लक्षद्वीप अरब सागर के बीच में स्थित है। इसी प्रकार दमन दीव और दादर नागर हवेली, यहां आपको दिखाई दे रहे हैं दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये भी अरब सागर में अवस्थित केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अतिरिक्त यदि अन्य केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो अंडमान और निकोबार भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा बनाता है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। तो ये थे भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो कि किससे सीमा बनाते हैं, समुद्र से अपनी सीमा को बनाते हैं। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश, जैसा हमने बात की थी कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो भारत में कुल 8 हैं। तो आइए उन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी थोड़ा विस्तार से हम बात करते हैं। 8 केंद्र शासित, सबसे पहले तो देखते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन कौन से। तो पहला दिल्ली, राजधानी की भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि कई बार परीक्षा में इनकी राजधानी भी स्टेटमेंट के रूप में पूछ ली जाती है। तो दिल्ली, दिल्ली की राजधानी आपको पता है दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ स्वयं एक राजधानी है। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। इसी प्रकार जम्मू और कश्मीर की भी राजधानी कौन कौन सी, एक तो जम्मू और एक श्रीनगर। इसी प्रकार दमन दीव और दादर नागर हवेली जो कि पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन अब उन्हें संयुक्त करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इस दमन दीव और दादर नागर हवेली की जो राजधानी है वो कौन सी है, दमन। उसके बाद में यदि पुदुचेरी की हम बात करें तो पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। नेक्स्ट यदि हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। इसी प्रकार अंडमान निकोबार की यदि हम बात करें तो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कौन कौन सी राजधानियां हैं वो हम इस कॉलम में देख ही चुके हैं। अब सभी की अवस्थिति की भी हमने बात कर चुके, लेकिन हमने देखा था कि पुदुचेरी नाम का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी अवस्थिति कुछ विशेष प्रकार की है। आइए देख लेते हैं इस पुदुचेरी की विशेष स्थिति क्या है। तो पुदुचेरी की यदि हम बात करें तो यदि मैप को जूम करके आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि पुदुचेरी आपको 2-3 जगह पर दिखाई देती है मैप में। कौन कौन सी जगह पर है वह ये देखते हैं हम। देखिए पुदुचेरी की यदि हम बात करें तो एक तरफ पुदुचेरी का कुछ भाग आपको यहां दिखाई देता है करावती के रूप में, माहे के रूप में, जो कि आपको केरल की तरफ दिखाई देता है। तो पुदुचेरी का जो माहे नाम का स्थल है, माहे नाम का जो स्थल है जो पुदुचेरी के अंतर्गत आता है वो आपको दिखाई देगा यहाँ केरला के पास में, यानी हम कह सकते हैं अरब सागर की तरफ दिखाई देता है। जबकि यनम वाला जो भाग है पुदुचेरी का, यनम वाला जो भाग है वो यहाँ
आंध्र प्रदेश के पास दिखाई देता है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक भाग है पुदुचेरी का। इसी प्रकार पुदुचेरी के अन्य दो भाग, पुदुचेरी और कराईकल, पुदुचेरी और कराईकल, ये पुदुचेरी और ये कराईकल, ये भी हमें तमिलनाडु के पास में दिखाई देते हैं। तो पुदुचेरी जो है उसके कुल 4 भाग हैं। 4 में से एक भाग जिसे माहे कहा गया, वो माहे तो हमें केरल के पास अरब सागर में स्थित दिखाई देता है, जबकि यनम, पुदुचेरी और कराईकल इस तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ हमें दिखाई देते हैं। तो ये पुदुचेरी की विशेष स्थिति की हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की हमने, राज्यों की बात हमने की, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश किस किस से सीमा बनाते हैं, उन सब की भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में, और उन प्रमुख द्वीपों में से पहला द्वीप है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की यदि हम बात की जाए तो अंडमान और निकोबार में कुछ विशेष प्रकार की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। अब ये जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी सर्वोच्च चोटी की यदि बात की जाए तो अंडमान में जो सर्वोच्च चोटी पाई जाती है वो सैडल पीक में पाई जाती है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब ये उत्तरी अंडमान कहाँ है उसकी भी हम बात करेंगे। पूरे अंडमान को कुछ भागों में बांटा गया है, अंडमान और निकोबार को, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंची चोटी, जो पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी अंडमान में है, उसका नाम क्या है? सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान कहाँ है वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद कुछ अन्य चोटियों की यदि हम बात करें तो हैरिएट व हैवलॉक नाम की चोटियां भी अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, और इनकी विशेषता क्या है कि यहां पर अंडमान में एक राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क यहां पर स्थित है। यदि अंडमान निकोबार के दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें, यानी सबसे साउथ मोस्ट पार्ट की यदि हम बात करें, तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि ग्रेट निकोबार नाम की जगह पर स्थित है। अभी ग्रेट निकोबार कहां है उसकी भी हम मैप में बात करेंगे। नेक्स्ट यदि उत्तरतम बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार का जो उत्तरतम बिंदु है वो नॉर्थ अंडमान में स्थित है, और नॉर्थ अंडमान में स्थित इस उत्तरतम बिंदु को क्या कहा जाता है? लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंडफॉल द्वीप। इसके अतिरिक्त अंडमान में ज्वालामुखी क्रियाएं भी पाई जाती हैं, अर्थात कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी वहां पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की यदि बात करें तो एक बारेन लैंड में ज्वालामुखी है, वो अभी भी अंडमान में सक्रिय रूप से अवस्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो गया? बारेन लैंड। कहां पर? अंडमान में। इसी प्रकार कुछ ज्वालामुखी अक्रिय हो चुके, कहां पर? अंडमान निकोबार में, और उस अक्रिय ज्वालामुखी का नाम है नारकोंडम। तो आपको ध्यान रखना है, दो ज्वालामुखी, एक सक्रिय और एक अक्रिय। सक्रिय का नाम बारेन और अक्रिय ज्वालामुखी का नाम नारकोंडम, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अब कुछ चैनल्स अंडमान निकोबार के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं, इन चैनल्स की भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अंडमान निकोबार के विभाजन की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार के विभाजन को यदि हम देखें तो उत्तर की ओर से यदि हम स्टार्ट करें तो सबसे उत्तर में कौन सा है? नॉर्थ अंडमान। कौन सा? नॉर्थ अंडमान। उसके बाद अंडमान का जो बीच वाला भाग है उसे क्या कह दिया जाता है? मिडिल अंडमान। उसके बाद मिडिल अंडमान से नीचे का अंडमान वाला जो भाग है उसे या तो लोअर अंडमान कह दिया जाता है या इसे साउथ अंडमान भी कह दिया जाता है। और इस लोअर अंडमान या साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर, जो कि किसकी राजधानी है? अंडमान की राजधानी है, वो स्थित है। उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। तो इस प्रकार से अंडमान के 4 भाग हो गए। सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, सबसे उत्तर की तरफ नॉर्थ अंडमान, उससे मध्य अंडमान मिडिल अंडमान, उससे नीचे लोअर अंडमान या इसे साउथ अंडमान भी कह दिया जाता है, और उससे नीचे लिटिल अंडमान। अब अंडमान के बाद में अंडमान के 4 भाग हो गए, उससे नीचे आता है निकोबार। जैसे अंडमान के हमने 4 भाग किए, वैसे ही निकोबार के भी क्या हैं? 3 भाग हैं। सबसे ऊपर की तरफ कार निकोबार, उससे नीचे लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे कौन सा आ गया? ग्रेट निकोबार। और ये जो ग्रेट निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब ये तो हो गया विभाजन। अब इस विभाजन के आधार पर कुछ डिग्री के जो अक्षांश हैं उनको एक विशेष नाम दिया गया है। जैसा हमने बताया कि अक्षांशीय रेखा क्या होती है? पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई एक रेखा होती है, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा की पैरेलल कुछ लाइंस होती हैं जिनको क्या कह दिया जाता है? अक्षांश कह दिया जाता है। अब ऐसा ही एक अक्षांश है
जिसे नाम दिया गया है, नीचे से यदि हम देखें तो ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल क्या है? ग्रेट चैनल वो अक्षांश है जो किसको? इंडोनेशिया को किससे अलग करता है? ग्रेट निकोबार से अलग करता है। या हम कह सकते हैं अंडमान और निकोबार को किससे अलग करता है? इंडोनेशिया से अलग करने वाला जो चैनल है उसे क्या कह देते हैं हम? ग्रेट चैनल कह देते हैं। उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आप देखेंगे इसकी स्थिति, तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, या हम कह सकते हैं अंडमान और निकोबार को, इससे ऊपर क्या हो गया? अंडमान, और इससे नीचे क्या हो गया? निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो अक्षांश है उसे क्या कह दिया गया? 10 डिग्री चैनल कह दिया गया। इसी तरह लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान या साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला जो चैनल है उसे क्या कह दिया हमने? डंकन पास कह दिया। क्या कह दिया? डंकन पास कह दिया। इससे ऊपर की तरफ यदि हम चलें तो हम यहां पाएंगे इस तरफ एक आइलैंड स्थित है जिन्हें कोको आइलैंड, कोको द्वीप कहा जाता है। कोको द्वीप को अंडमान से अलग करने वाली जो जल संधि है उसे क्या कह दिया जाता है? कोको जल संधि। तो ये हमने बात करी कोको जल संधि की, डंकन पास की, 10 डिग्री चैनल की और ग्रेट चैनल की। वापस से देख लेते हैं। ग्रेट चैनल इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को आपस में अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, या यूं कहें अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। इसी प्रकार डंकन पास क्या करता है? लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान को आपस में सेपरेट करता है। और कोको जल संधि कोको आइलैंड को नॉर्थ अंडमान से अलग करती है। तो ये बात हुई अंडमान और निकोबार के बारे में। इसी तरह दूसरा जो द्वीप है भारत का वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की यदि हम बात करें तो लक्षद्वीप को भी कुछ भागों में हम बांट के हम देखते हैं। सबसे ऊपर की तरफ हम यदि देखें तो हम पाएंगे कि यहां पर अमीनी द्वीप नाम का एक द्वीप समूह पाया जाता है। बीच में क्या पाया जाता है? कारवती। और सबसे साउथ की तरफ क्या पाया जाता है? मिनिकॉय। तो तीन, मोटे तौर पर 3 भागों में बांटकर हम क्या देख सकते हैं? लक्षद्वीप को बांटकर देख सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर हम किसको देखेंगे? किसको? लक्षद्वीप को। पहला अमीनी द्वीप, दूसरा कारवती और तीसरा मिनिकॉय। अब इसके कुछ बिंदुओं की बात करें तो सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह जो कि लक्षद्वीप के अंतर्गत स्थित है वो है मिनिकॉय। देख रहे हैं आप, सबसे दक्षिण में ये स्थित है। उसके बाद यहां पर भी कुछ चैनल्स पाए जाते हैं जो लक्षद्वीप के कुछ द्वीप समूहों को आपस में क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। सबसे पहले है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि लक्षद्वीप के नीचे की तरफ क्या स्थित है? मालदीव। क्या है? मालदीव स्थित है। तो मिनिकॉय, या हम कह सकते हैं लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम भाग है जिसे मिनिकॉय की संज्ञा दी जाती है, उस मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल की यदि हम बात करें तो 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को किससे अलग करता है? जितने भी अन्य द्वीप हैं, किसके? लक्षद्वीप के जितने भी अन्य द्वीप हैं उनको मिनिकॉय से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद बात करते हैं 11 डिग्री चैनल की। तो 11 डिग्री चैनल जो है वो पीछे की स्लाइड में हम देख चुके हैं कि 11 डिग्री जो चैनल है वो क्या कर रहा था? किस किस को अलग कर रहा था? 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के उत्तरी भाग को, लक्षद्वीप के उत्तरी भाग आप देख चुके हैं। लक्षद्वीप का कौन सा है? अमीनी द्वीप। तो लक्षद्वीप का जो उत्तरी भाग है उसको बाकी के जो भाग है यानी दक्षिण वाला जो भाग है उससे अलग करते हुए कौन सा चैनल है? ये 11 डिग्री चैनल है। तो 11 डिग्री चैनल तो अमीनी द्वीप को बाकी के दक्षिण भाग से अलग करता है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को बाकी के उत्तर भाग से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की यदि क्षेत्रफल के हिसाब से हम तुलना करें तो अंडमान निकोबार जो है उसका क्षेत्रफल क्या है? अपेक्षाकृत बड़ा है। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार। और छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। लेकिन यदि कोरल की उपस्थिति की यदि हम बात करें, कोरल एक विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, और ये कोरल की उपस्थिति की यदि हम बात करें तो ये केवल लक्षद्वीप में पाई जाती है। अंडमान में कोरल या प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है।
सबसे बड़े द्वीप की यदि हम बात करें लक्षद्वीप के, तो एंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे ज्यादा द्वीप समूह की यदि हम बात करें तो अमीनी द्वीप जो है, जो कि बीच यहां आपको दिखाई दे रहा है उत्तर दिशा में, तो इस अमीनी द्वीप द्वीप समूह के अंतर्गत सबसे ज्यादा द्वीप लक्षद्वीप के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये बात हुई भारत के दो बड़े द्वीप समूहों की, जिसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के रूप में हम जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ छोटे छोटे द्वीप भारत में पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे द्वीपों की यदि स्थिति को हम देखें तो सबसे पहले इस क्रम में आता है मजुली द्वीप। और ये जो मजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में निर्मित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव यदि हम देखें तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अरुणाचल से प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी असम होते हुए बहती है और यहां हमें मजुली द्वीप असम में इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगला द्वीप है न्यू मूर द्वीप, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ये न्यू मूर द्वीप जो है वो हमें दिखाई देता है और गंगा नदी के द्वारा इस द्वीप का निर्माण भारत के अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह अगला द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप, या इसे पूर्व में व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो व्हीलर द्वीप है यहाँ से भारत के जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च किया जाता है, इसलिए इसकी स्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। महानदी और ब्राह्मणी के द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया जाता है। यदि मैप में स्थिति देखें तो यहाँ उड़ीसा के पास में हमें ये अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो दिखाई पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है पंबन द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य, यहाँ भारत और श्रीलंका के मध्य हमें दिखाई देता है। अगला द्वीप है एलिफेंट द्वीप, जो कि महाराष्ट्र के पास हमें दिखाई देता है। ये रहा एलिफेंट द्वीप। और इसी प्रकार इसके अलावा लियाबेट नाम का जो द्वीप है वो हमें गुजरात के निकट दिखाई देता है। तो ये थे भारत के अंडमान और लक्षद्वीप के अलावा कुछ छोटे छोटे द्वीप। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के सीमाओं से लगते देशों के बारे में, कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। जैसा हमने पीछे देखा कि भारत कुल मिलाकर 7 देशों के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। अब हम देखेंगे क्रम कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की कौन से देश के साथ में लगती है और सबसे कम कौन से देश के साथ में लगती है। अवरोही क्रम में यदि इन देशों को हम रखें तो सबसे ज्यादा जिस देश के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो है बांग्लादेश। इसी प्रकार उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उसके बाद भूटान, और सबसे कम भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है वो किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान के साथ में। भारत की अन्य देशों के साथ में ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उन्हें कुछ विशिष्ट प्रकार के नाम भी दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के नाम जो कि भारत की अन्य देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय रेखा को दिए गए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें बांग्लादेश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय रेखा की, तो उसे जीरो लाइन का नाम दिया गया है। चीन के साथ इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा भारत की लगती है उसे मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सीमा रेखा लगती है अंतर्राष्ट्रीय, उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये था क्रम कि किस प्रकार से कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस क्रम में भारत के साथ में लगती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भारत की अवस्थिति के बारे में। अब भारत की अवस्थिति विश्व के संदर्भ में किस प्रकार की है उसकी जानकारी करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के बारे में थोड़ी सी पूर्व जानकारी आवश्यक है। तो आइए देख लेते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांशीय रेखाओं की यदि हम बात करें तो यदि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण भाग में बांटते हुए बीचों बीच एक रेखा खींच दी जाए तो उस रेखा को क्या कह दिया जाता है? 0 डिग्री अक्षांश कह दिया जाता है, या फिर इसे इक्वेटर, या फिर इसे भूमध्य रेखा, या फिर इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांशीय जो रेखा है वो पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली एक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसके ऊपर की तरफ वाला जो पृथ्वी का भाग है उसे हम क्या कह देते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे वाला जो भाग है पृथ्वी का उसे हम क्या कह देते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब जैसे जैसे इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हम जाते जाते हैं तो हमें अन्य अक्षांशीय रेखाएं मिलती है। जैसे थोड़ा ऊपर गए तो 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार यहां नॉर्थ तक जाते जाते अधिकतम 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा आती है जिसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं।
उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दक्षिण की ओर हम चलें तो भी 0 से 1 2 3 4 इस प्रकार चलते हुए 90 डिग्री की एक रेखा जाती है, जिसे 90 डिग्री की जो अक्षांशीय रेखा है उसे दक्षिण की तरफ हम दक्षिण ध्रुव के नाम से पहचानते हैं। अब भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय स्तर पर हम देखें तो इस प्रकार से 0 डिग्री से चलते हुए जब 8 डिग्री की अक्षांशीय रेखा आती है तो भारत की अक्षांशीय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। साथ ही देशांतरीय स्थिति को भी हमें समझने के लिए देशांतरों के बारे में भी एक बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। देशांतरीय रेखाओं की यदि हम बात करें तो 0 डिग्री जो देशांतरीय रेखा है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर यदि हम पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींच दें तो उसे हम क्या कह देते हैं, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा कह देते हैं। अब ये जो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है और दायां जो इसका भाग है, इस रेखा से दायां वाला जो भाग है उसे हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या कह देते हैं, पूर्वी गोलार्ध। और इसके बायां वाला जो भाग है उसे हम क्या कह देते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। जिस प्रकार से हम यहां 0 से ऊपर की ओर बढ़े थे तो 1 2 3 4 90 तक की रेखाएं चली थी, उसी प्रकार इस लाइन से बाईं तरफ और दाईं तरफ हम चलते हैं तो इसी प्रकार से हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की क्या रेखाएं प्राप्त होती हैं, देशांतरीय रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो यहां इस लाइन से इस तरफ चलने पर हमें देशांतरीय रेखाएं प्राप्त होंगी और इस लाइन से इस तरफ चलने पर हमें अक्षांशीय रेखाएं प्राप्त होंगी। भारत की अवस्थिति के बारे में हम यदि बात करें तो हम देखेंगे कि इस रेखा से भारत किस तरफ स्थित है, दाईं तरफ। इसका मतलब भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। और इस रेखा से भारत किस तरफ है, उत्तर की ओर या ऊपर की ओर, तो इसका मतलब भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति को हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। और साफ साफ आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये दो रेखाएं यदि हम खींच दें तो हम भारत की स्थिति यहां आपको उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में दिखाई देती है। अब कुछ पुस्तकों में इस स्थिति को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के रूप में लिख दिया जाता है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नाम की कोई चीज नहीं होती है। भारत की स्थिति को कैसे लिखेंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, न कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध नाम का कोई गोलार्ध पृथ्वी पर स्थित ही नहीं होता। या तो उत्तरी गोलार्ध होता है या पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। ये देखिए हमने भारत की अवस्थिति के बारे में। तो यहां तक हमें यह तो पता चल गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में भी भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसके लिए हमें 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाओं के अलावा कुछ अन्य रेखाओं को भी देखना होगा। आइए देख लेते हैं उन रेखाओं को भी। जैसा आपको बताया, इक्वेटर लाइन से हम यहां इस तरफ चलेंगे तो कुछ अक्षांशीय रेखाएं हमें प्राप्त होगी। एक अक्षांशीय रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट की। तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ में जब हम पहुंचेंगे तो भारत की दक्षिण जो सीमा है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से, और जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन से अक्षांश पर आ जाएगा, 37 डिग्री 6 नॉर्थ पर भारत का उत्तरतम बिंदु आ जाएगा। तो हम भारत के अक्षांशीय विस्तार को किस प्रकार से लिखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अक्षांशीय विस्तार में 2 बिंदु हमें और दिखाई दे रहे हैं। एक तो है 6 डिग्री 45 नॉर्थ और दूसरा है 35 डिग्री 39 नॉर्थ। अब ये 6 डिग्री 45 नॉर्थ जो है भारत की दक्षिणतम सीमा है। अब आप कहेंगे कि अभी अभी दक्षिणतम सीमा जो भारत की मैंने बताई वो कितनी बताई, 8 डिग्री 4, और अब मैं बोल रहा हूं 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये अंतर क्यों है? यदि हम अंडमान निकोबार की अक्षांशीय स्थिति को भी भारत में सम्मिलित करें तब तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कहां से प्रारंभ होती है, 6 डिग्री 45 नॉर्थ से। लेकिन यदि अंडमान निकोबार को हटा दें तो भारत कहां से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से। इसी प्रकार उत्तर की ओर यदि ये वाला जो एरिया है जिसे POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, इसको यदि हम सम्मिलित करते हैं तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, 37 डिग्री 6। लेकिन यदि इसको हटा दिया जाए तो भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, 35 डिग्री 39 नॉर्थ। तो ये थी भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात। अब देखते हैं
देशांतरीय विस्तार के बारे में बात। देशांतरीय विस्तार के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरफ हम जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे जीरो के बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार की देशांतरीय रेखाएं आएंगी। जब हम एक विशेष देशांतरीय रेखा जो कि कितने पे स्थित है 68 डिग्री 7 ईस्ट पर स्थित है वहां पहुंचते हैं तो भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है वो स्टार्ट हो जाता है और आगे की ओर चलेंगे तो ये देशांतरीय रेखाएं बढ़ती जाएंगी और एक अक्षांशीय रेखा आएगी 97 डिग्री 25 ईस्ट, वहां भारत का कौन सा बिंदु आ जाएगा, वहां भारत का पूर्वतम बिंदु आ जाएगा। तो देशांतरीय विस्तार भारत का कहां से कहां होगा 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट तक भारत का क्या होगा देशांतरीय विस्तार होगा। अब इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को यदि हम किलोमीटर पे नापते हैं तो एक समस्या हमारे सामने आती है। आइए देखते हैं क्या समस्या है। देखिए, जब नॉर्थ से साउथ हम 37 डिग्री 6, जैसा मैंने आपको बताया 8 4 से 37 6, यदि इस विस्तार को हम डिग्री में देखें तो ये कितना होता है 29 डिग्री के लगभग। इसी प्रकार ईस्ट से वेस्ट के विस्तार को यदि हम देखें तो वो 68.7 से लेके 97.25 कितना होता है 29 डिग्री के लगभग। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार देख ले चाहे देशांतरीय यानी उत्तर से दक्षिण विस्तार देखें चाहे पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें, यदि डिग्री में इन्हें लिखा जाए तो दोनों तरफ ही ये लगभग कितना निकल के आता है 29 डिग्री निकल कर आता है। लेकिन यदि किलोमीटर में नापा जाए तो हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम यदि भारत की लंबाई को नापा जाए तो वो लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। तो समस्या क्या आ गई, प्रश्न क्या आ गया कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को यदि डिग्री में नापा जाता है तो दोनों तरफ 29 डिग्री के लगभग निकल रहा है, लेकिन किलोमीटर पे हम नापते हैं तो उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 किलोमीटर 29 डिग्री में ही, और पूर्व से पश्चिम नापते हैं तो 2933 किलोमीटर निकल रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण जानने के लिए पुनः हमें अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को देखना होगा। आइए देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पृथ्वी के बीचों बीच यदि रेखा खींच दी जाए तो उसे क्या कह दिया जाएगा 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर। इससे यदि हम उत्तर या दक्षिण की तरफ अन्य रेखाएं खींचते हैं तो वो अन्य अक्षांश होते हैं। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, यहां हम देखते हैं कि 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में जितनी दूरी होगी उतनी ही 1 से 2 डिग्री के बीच में होगी, 2 से 3 डिग्री 3 से 4 डिग्री, यानी अक्षांशीय रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो हर स्थिति में क्या होती है समान होती है। अब बात करें देशांतरीय रेखा की तो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा से जैसे जैसे हम पूर्व में या पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं भारत की तो पूर्व दिशा की हम बात करेंगे, तो जैसे जैसे पूर्व की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो यहां विषुवत रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर, इस विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती जाती है कम होती जाती है। और हम भारत का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई नापते हैं वो लगभग 23 डिग्री अक्षांश पर हम नापते हैं, ठीक है, 23 से भी थोड़ा ऊपर, लगभग जो है 23 से भी थोड़ा ऊपर जाकर हम क्या नापते हैं भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई को नापते हैं। तो 23 डिग्री के लगभग भारत की पूर्व से पश्चिम की हम लंबाई जब नापते हैं तो इसका मतलब हमें 0 डिग्री से लेके 23 डिग्री पर आना पड़ रहा है। और 0 डिग्री पे जैसे मैंने आपको बताया देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है, 23 डिग्री तक आते आते वो दूरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। इसलिए 23 डिग्री पर जो दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी होगी वो विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या होगी कम होगी। इसी कारण 23 डिग्री पर 29 डिग्री का जो देशांतरीय विस्तार है वो हमें 3214 किलोमीटर की जगह 2933 किलोमीटर प्राप्त होता है। यदि इसे विषुवत रेखा पर नापा जाता तो ये लंबाई हमें कुछ अधिक प्राप्त होती। तो ये कारण है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार डिग्री में समान होते हुए भी इनकी लंबाई जो है उसमें अंतर हमें दिखाई देता है। ये थी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में कुछ विशेष बात। अब बात करते हैं भारत की जो चतुर्दिक सीमा है उसके बारे में। अब चतुर्दिक सीमा के बारे में बात करने से पहले हमें देखना होगा भारत के उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु कौन से हैं उनके बारे में। भारत का जो दक्षिणतम उत्तरतम बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, इंद्राकोल के नाम से जाना जाता है, जो कि लद्दाख
नाम का जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख में ये बिंदु स्थित है। यदि भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो उसे केप कोरोनिन के नाम से जाना जाता है और ये केप कोरोनिन भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब दक्षिणतम बिंदु ये कब है? जब हम अंडमान निकोबार को शामिल ना करें। यदि अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिया जाए तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यदि भारत के पश्चिमतम बिंदु को हम देखें तो उसका नाम है गोरमोता, जो कि सरक्रिक गुजरात में स्थित है। और भारत का जो पूर्वतम बिंदु है वो किबिथू नाम की जगह, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर स्थित है। अब यदि इन उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्व, पश्चिम बिंदुओं को हम मिला दें तो हमें भारत की चतुर्दिक सीमा प्राप्त होती है। अब इस चतुर्दिक सीमा को दो भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। एक तो ये वाली सीमा जो कि समुद्र से नहीं लग रही, और इस सीमा को हम क्या कह देते हैं? इस सीमा को हम कह देते हैं स्थलीय सीमा। क्या कह देते हैं? स्थलीय सीमा। और दूसरी प्रकार की जो सीमा है वो भारत की ऐसी सीमा रेखा है जो कि क्या कर रही है? इस तरफ अरब सागर से और इस तरफ बंगाल की खाड़ी से, अर्थात समुद्र से भारत की ये सीमा जो है वो अड़ रही है। तो समुद्र से अड़ती हुई भारत की जो सीमा है उसे क्या कह दिया जाता है? तटीय सीमा। अब यदि स्थलीय सीमा की लंबाई हम देखें तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यदि इस तट रेखा की लंबाई हम देखें तो वो है 6,100 किलोमीटर। अब ये तट रेखा की लंबाई को भी दो रूपों में हम देखते हैं। एक तो अंडमान निकोबार, इधर अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा को यदि नहीं गिना जाए तो भारत की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा को भी हम गिने तटीय सीमा के अंतर्गत, तो वो दूरी जो निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है? वो दूरी 6,100 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है? 7,500 किलोमीटर। और इस स्थलीय और तटीय सीमा को आपस में जोड़ दें तो भारत की कुल चतुर्दिक सीमा निकल कर आती है, और वो कुल चतुर्दिक सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। तो ये थी भारत की चतुर्दिक सीमा। अब बात करते हैं भारत से गुजरने वाले कुछ विशिष्ट प्रकार के अक्षांश और देशांतरों के बारे में। आइए देखते हैं कौन कौन से वो अक्षांश और देशांतर हैं। पहला है भारत से निकलने वाला एक विशिष्ट देशांतर जो 82.5 डिग्री ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और भारत में ये देशांतर विशिष्ट क्यों है? क्योंकि भारत में इस देशांतर से मानक समय को गिना जाता है। इसीलिए भारत में मानक समय रेखा किसको कहा जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरने वाली देशांतर रेखा को भारत में मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए मैप में देखने का प्रयास करते हैं कि ये समय रेखा जो है भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। थोड़ा सा हम जूम करके मैप को देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं उनसे होकर भारत में ये रेखा गुजरती है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से होकर भारत की जो समय रेखा है वो गुजरती है। तो देखिए, भारत की समय रेखा को यदि हम देखें तो यहाँ यदि हम उत्तर से स्टार्ट करें तो भारत की ये समय रेखा उत्तर प्रदेश, लखनऊ से होती हुई गुजरती है उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश से ये प्रवेश करती है मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हुए, यानी मध्य प्रदेश की जो पूर्वतम सीमा है उसको छूते हुए फिर छत्तीसगढ़ से होकर निकलती है, और छत्तीसगढ़ के पश्चात ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत की एक अन्य विशिष्ट अक्षांश के बारे में जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहा जाता है। और ये विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इस डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा भी भारत में कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्यों से। यदि हम पश्चिम की तरफ से चलें तो यहाँ गुजरात से ये रेखा स्टार्ट होती है, और गुजरात के पश्चात राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के पश्चात ये मिजोरम होते हुए ये जो रेखा है, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए ये रेखा निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत से जो कर्क रेखा है वो कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम। और जो स्थान है जहां पर ये रेखा हमें मिलती हुई दिखाई देती है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर कर्क रेखा
और भारत की समय रेखा जो है वो आपस में मिलती हैं। अब ये जो हमने बात की कर्क रेखा और मकर रेखा की, उसमें हम देखते हैं कि दो स्टेट ऐसे हैं जो आपको हाईलाइटेड रूप में दिखाई दे रहे हैं यहां। एक तो इस तरफ एमपी और छत्तीसगढ़, और इस तरफ भी एमपी और छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा और भारत की समय रेखा दोनों ही गुजरती है। अब कर्क रेखा जो है वो ऐसा अक्षांश है जब सूर्य अधिकतम उत्तरायण पर होता है, अर्थात कर्क रेखा पर स्थित जो शहर हैं उन पर सूर्य की किरणें अधिकतम उत्तरायण पड़ती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कर्क रेखा से यदि हम उत्तर की तरफ चले जाएं तो जो अधिकतम उत्तरायण की स्थिति है सूर्य की वो नहीं रहती। इसलिए कर्क रेखा से उत्तर की तरफ जो भी शहर स्थित हैं उनसे ज्यादा कर्क रेखा पर जो शहर स्थित हैं उनको सूर्य की विकिरणें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। और चूंकि कर्क रेखा भारत से होकर गुजर रही है जहां सूर्य अधिकतम उत्तरायण में होता है, इसी कारण भारत को युवा सूरज का देश भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अधिक सौर्य ताप की मात्रा भारत को क्या होती है, प्राप्त होती है। अब यदि प्लेट टेक्टोनिक्स एक विशेष प्रकार का सिद्धांत है भौतिक भूगोल में, उसमें यह व्याख्या की गई है कि भारत की जो प्लेट है, भारतीय जो प्लेट है, उसकी जो गति है वो कहां हो रही है, उत्तर पूर्व दिशा में हो रही है। और उत्तर पूर्व दिशा में ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के पश्चात अरबों वर्ष पश्चात एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इस कर्क रेखा को पूरी तरीके से पार कर जाएगा, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कर्क रेखा को पार कर जाएगा। और तब स्थिति यह होगी कि भारत से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरेगी, लेकिन ये आने वाले भविष्य के अरबों साल में इस प्रकार की स्थिति आज के अनुमानों के हिसाब से लगाई जाती है। तो ये थे कुछ विशिष्ट अक्षांश और देशांतर जो कि भारत से होकर गुजरते हैं, उनके बारे में कुछ विशिष्ट बातें। अब समय रेखा को जैसे हमने देखा कि 82.5 डिग्री ईस्ट से जो रेखा गुजरती है उसे हमने समय रेखा का नाम दिया था। समय रेखा हमने नाम दे दिया तो इसका तात्पर्य क्या है कि भारत का मानक समय इस रेखा के अनुसार गिना जाता है। लेकिन हम देखते हैं इस मानक समय रेखा से इस तरफ भी कुछ एरिया है और इस तरफ भी भारत का कुछ एरिया है। तो भारत का एक विशाल देश है, तो पूर्व से पश्चिम भारत का जो है आप देखते हैं 2933 किलोमीटर का अंतर है भारत के पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु में। इसलिए भारत का जो पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु है उन दोनों के समय में इस मानक समय रेखा के हिसाब से लगभग 1 घंटे और 57 मिनट, यानी हम कह सकते हैं लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश को जो है वहां सूर्य उदय होता है, उसके 2 घंटे पश्चात सूर्योदय कहां होता है, गुजरात में होता है। इस कारण अरुणाचल प्रदेश को 2 घंटे अतिरिक्त दिन के रोशनी के प्राप्त होते हैं, जबकि गुजरात को कम प्राप्त होते हैं। 2 घंटे का अंतर यहां हमें दिखाई देता है। इसीलिए यह कहा गया कि भारत में एक से अधिक टाइम जोन बना देने की आवश्यकता है, और ऐसा किया भी गया है कुछ देशों में। ऐसे देश जिनका देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है, जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, उनको अलग अलग समय जोन में बांट दिया गया है ताकि पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु में समय का जो अंतर है वो अधिक ना रहे। इसीलिए यूएसए में 6 टाइम जोन पाए जाते हैं, जबकि रशिया में 11 टाइम जोन पाए जाते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्रफल अधिक है। इसी आधार पर भारत में भी टाइम जोन अधिक बनाने की बात कही जाती है कि एक ही रेखा को मानक समय रेखा ना माना जाए और अलग अलग टाइम जोन भारत में भी बना दिए जाएं। लेकिन क्या ये सही है? इसके पक्ष और विपक्ष में यदि हम तर्क देखें तो हम पाते हैं कि भारत में अभी तक तो पर्याप्त साक्षरता ही नहीं है, अर्थात भारत के अभी से कुछ लोग तो ऐसे हैं, लगभग 15% लोग भारत में ऐसे हैं जिनको अभी पढ़ना लिखना नहीं आता। तो जिनको पढ़ना लिखना टाइम देखना ही नहीं आता, तो टाइम का जो जोन अगर अलग अलग बना दी जाए, अलग अलग प्रकार के जोन टाइम के बता दिए जाएं, तो उनके लिए जो है वो क्या होगा, परेशानी का विषय बन सकता है। इसी प्रकार भारत में लंबी दूरी की जो ट्रेन चलती हैं उनमें भी एक मानक समय रेखा के हिसाब से टाइम की व्यवस्था की जाती है, तो वहां भी कुछ अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। तो हालांकि भारत में विभिन्न प्रकार, भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत अधिक है, पूर्वतम और पश्चिमतम बिंदु के मध्य 2 घंटे का समांतराल पाया जाता है, लेकिन फिर भी पहले इन बिंदुओं पर कार्य करके ही भारत में जो मानक समय रेखा है या विभिन्न जो टाइम जोन है उनको बढ़ाया जा सकता है। आप अखबार में भी, न्यूज़पेपर में भी आप कई बार सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम देखते हैं, और सूर्योदय और सूर्यास्त का ये जो टाइम अखबार में दिया जाता है वो किसके हिसाब से दिया जाता है, मानक समय रेखा के अनुसार ही दिया जाता है, ना कि
स्थानीय समय के अनुसार, अर्थात लखनऊ में मानक समय रेखा से जो राज्य गुजर रहे हैं, जिन राज्यों से मानक समय रेखा गुजर रही है, वहां पर क्या टाइम होता है उसके हिसाब से अखबार में सूर्योदय और सूर्यास्त, उन राज्यों में सूर्योदय और सूर्यास्त कब होता है उसके हिसाब से सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए। उसके बाद एक विशिष्ट क्षेत्र की भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे और वो है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं ये कौन से 7 राज्य हैं। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और चूंकि सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया की एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति क्यों है? क्योंकि ये भारत से केवल बंगाल जो राज्य है उसके छोटे से पार्ट से जुड़े हुए हैं, और ये छोटा सा जो पार्ट है इसकी शेप किस प्रकार की है? मुर्गी की गर्दन जैसी है, यानी चिकन नेक जैसी है। इसी कारण बंगाल के इस क्षेत्र को चिकन नेक कहा जाता है। तो चिकन नेक के द्वारा बंगाल से, या हम कह सकते हैं शेष भारत से, पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है वो जुड़े हुए हैं। भारत की मुख्य भूमि से बहुत कम जुड़ाव होने के कारण इनकी रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति है वो भारत के संदर्भ में विशेष हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास ही चाइना है और इस तरफ क्या है? म्यांमार है। तो चाइना की उपस्थिति के कारण और भारत का संपर्क यहाँ से बहुत कम होने के कारण इसकी रणनीतिक स्थिति जो है पूर्वोत्तर की वो भी भारत के संदर्भ में विशेष हो जाती है। इसीलिए, और साथ ही साथ सांस्कृतिक विभिन्नता भी यहाँ भारत की जो मेनलैंड है उससे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है, उससे अलग सांस्कृतिक विशेषता यहाँ पाई जाती है। इसीलिए भारत के संदर्भ में ये क्षेत्र जो है वो विशेष हो जाता है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया से भारत को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला जो क्षेत्र है वो भी ये है। तो रणनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक और भौगोलिक सारी दृष्टि से ये जो भारत का क्षेत्र है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कई बार इनकी राजधानियां भी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की अजाइवल, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय की शिलोंग है और असम की क्या है? दिसपुर। अब थोड़ी सी विस्तार से हम बात करते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से बात क्यों? ताकि हमें ये पता लग सके कि ये सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया के जो राज्य हैं उन राज्यों की राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन से हमारे भारत के राज्यों से लगती हैं और कौन कौन से देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में बहुत अधिक प्रश्न जो हैं वो पूछने की संभावना रहती है। तो आइए थोड़ा सा जूम करके हम मैप में इन सभी स्टेट्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं अरुणाचल जो प्रदेश है वो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश येलो कलर में। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अर्थात भारत के अन्य कौन से राज्यों को ये छू रहा है, तो हम देखते हैं कि अरुणाचल एक तरफ तो कहाँ लगा हुआ है? यहाँ नागालैंड से, और एक तरफ कहाँ? असम से। तो भारत के 2 राज्यों को ये छूता है, एक असम और एक दूसरा कौन सा? नागालैंड। अब बात करें इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश इस तरफ तो किससे लगा हुआ है? भूटान से। इस तरफ ऊपर की तरफ कौन सा है? चाइना। और इस तरफ यहाँ अरुणाचल प्रदेश घूम के यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ कौन सा है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस किस से लगी हुई है? चाइना से, भूटान से और म्यांमार से। ये बात हुई किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के पश्चात नागालैंड की। नागालैंड की यदि हम बात करें तो ये नागालैंड की राष्ट्रीय सीमा की यदि हम बात करें तो ये एक तो किस तरफ लगा हुआ है? असम के साथ में लगा हुआ है, और इस तरफ नागालैंड किसके साथ में? मणिपुर के साथ में, और इस तरफ किसके साथ में? अरुणाचल के साथ में इसकी सीमा लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं ये केवल किससे? इस तरफ म्यांमार से जुड़ा हुआ है। ये बात हुई किसकी? नागालैंड की। नागालैंड के पश्चात नेक्स्ट हम बात करेंगे मणिपुर की सीमाओं के बारे में। मणिपुर की सीमाओं को यदि हम देखते हैं तो यहाँ आपको मणिपुर दिखाई दे रहा है, ये मणिपुर की इस तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल म्यांमार से। राष्ट्रीय सीमा की यदि हम बात करें तो एक तरफ ये लगा हुआ है असम से, दूसरी तरफ ये लगा हुआ है नागालैंड से, और इस तरफ ये लगा हुआ है किससे? मिजोरम से ये लगा हुआ है। ध्यान रखना आपको त्रिपुरा से ये लगा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ गया? असम आ गया। तो ये किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होगी और राष्ट्रीय सीमाएं हो गई? मणिपुर की। नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की यदि सीमाओं को देखा जाए तो यहाँ आपको ये मिजोरम
मिजोरम दिखाई दे रहा है। तो मिजोरम की राष्ट्रीय सीमाओं को देखें तो असम से लग रहा है, ये एक तरफ मणिपुर से और एक तरफ त्रिपुरा से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये किससे लगा हुआ है, म्यांमार से ये लगा हुआ है। ये बात हुई 4 स्टेट की। उसके बाद नेक्स्ट मेघालय की यदि हम बात करें तो मेघालय को यदि हम देखें तो मेघालय को हम देखते हैं कि ये मेघालय रहा। मेघालय की राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इधर ये किससे लगा हुआ है, असम से लगा हुआ है। इस तरफ यदि हम देखें मेघालय को तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वेस्ट बंगाल से ये नहीं लगा हुआ, क्योंकि बीच में क्या आ गया, बीच में असम का कुछ एरिया आ जाता है। तो मेघालय एक तरफ असम से लगा हुआ है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश से बनाता है। और तो हम कह सकते हैं कि केवल एक देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक राज्य के साथ में ये राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट बात करें मेघालय के पश्चात असम की, तो असम को यदि हम देखें तो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के असम के अलावा जितने भी बाकी के 6 राज्य हैं उनसे असम अपनी सीमा साझा करता है। ये अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, इस तरफ मणिपुर त्रिपुरा से और इस तरफ ये किससे, मेघालय से। साथ ही साथ यदि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखें तो यहां इस तरफ ये बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस तरफ यदि हम देखें तो ये भूटान से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है, तो भूटान से भी ये लग रहा है, साथ ही साथ बांग्लादेश से भी ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब इस प्रकार से हमने देखा कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में जो असम राज्य है वो बाकी के 6 राज्यों के साथ में सीमा बनाने के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी बनाता है। विशिष्ट स्थिति को वापस से देख लेते हैं। पहले मेघालय को चारों तरफ से घेरता हुआ क्या आता है, यहां हमें असम, फिर असम को चारों तरफ से घेरता हुआ क्या है, 2 तरफ से घेरता हुआ कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहां म्यांमार की सीमा पर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम और मिजोरम के साइड में इस तरफ हमें त्रिपुरा दिखाई देता है। तो ये बात हुई 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में, कुछ विशेष भौगोलिक तथ्यों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के जो समुद्र से जो भारत का प्रायद्वीप ये भाग घिरा हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, वहां पर कौन कौन से बे एंड गल्फ पाई जाती हैं, कौन कौन सी खाड़ियां जो है भारत के समुद्री क्षेत्र में पाई जाती हैं। खाड़ियों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आती है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ की स्थिति को यदि हम देखें तो यहाँ गुजरात का जो पश्चिमी तट है वहां पर हमें गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो देखने को मिलती है। दूसरी घाटी है गल्फ ऑफ खंबात जो कि गुजरात के पश्चिमी तट पर ही हमें देखने को मिल रही है। इसी तरह बैक बे भी यहाँ हमें महाराष्ट्र जो है उसके पश्चिमी भाग में हमें बैक बे दिखाई देती है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि हमें भारत और श्रीलंका के मध्य देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ मन्नार के अतिरिक्त है एक पाक की खाड़ी, पाक की जो खाड़ी है वो भी भारत और श्रीलंका के मध्य हमें देखने को मिलती है। उसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण जल संधि हमें देखने को मिलती है जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ आपको गल्फ ऑफ मन्नार, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी को जोड़ते हुए हमें बीच में क्या दिखाई देती है, पाक की खाड़ी दिखाई देती है। अब पाक की खाड़ी जो है उसके संदर्भ में कुछ न्यूज हाल के दिनों में चर्चा में रही थी और वो न्यूज थी कौन सी, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। इसके ऊपर एक फिल्म भी आपने देखी थी कि एक फिल्म भी इस पर बनी थी और काफी ये सुर्खियों में रहा था समाचार पत्रों में भी। तो आइए इसके बारे में थोड़ी विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें 2 टर्म्स को समझना होगा, 2 शब्दों को और जानना होगा। पहला है राम सेतु और इसी का समानार्थक शब्द है आदम ब्रिज। तो आदम ब्रिज या राम सेतु क्या है? देखिए आदम ब्रिज या राम सेतु क्या था, जब हमने हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें पढ़ा है कि जब माता सीता का अपहरण करके रावण जब लंका उनको ले गया था, श्रीलंका उनको ले गया था, तो राम जब अपनी सेना के साथ में श्रीलंका जाने के लिए आए तो यहाँ एक पुल का निर्माण, भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र पड़ता है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो उस समुद्र को पाटने के लिए एक पुल का निर्माण उस समय किया गया था और उस पुल को ही किस नाम से जाना जाता है, राम सेतु या आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये आदम जो ब्रिज है उसको यदि स्थिति को हम मैप में देखते हैं जूम करके तो हम पाते हैं कि ये जो आदम ब्रिज बनाया गया था वो आदम ब्रिज किस किस को जोड़ रहा था, पंबन, यहाँ पंबन जो द्वीप है उसको श्रीलंका का जो एक अन्य द्वीप है जिसे मन्नार द्वीप के नाम से जाना जाता है, उस मन्नार द्वीप और पंबन द्वीप को जोड़ते हुए
यहां क्या बनाया गया था, एक पुल बनाया गया था जिसे हमारी पौराणिक कथाओं में मान्यता प्राप्त है और इसे राम सेतु नाम इसको दिया गया था। और आज भी यहाँ पत्थरों की उपस्थिति हमें दिखाई देती है और इन पत्थरों की उपस्थिति के कारण ही भारत के जहाजों को जब यहां से गुजरना होता था, यानी इस बिंदु से, मान लो इस बिंदु से इस बिंदु तक भारत के जहाजों को पहुंचना हो तो सीधा रास्ता कौन सा है, ये वाला रास्ता है। लेकिन भारत के जहाज यूं घूमकर जाते थे, उसका कारण क्या था, यहां पर पत्थरों की उपस्थिति के कारण रास्ता अवरुद्ध था। तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे क्या कहा गया, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कहा गया। और इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या प्रयास किया गया कि ये जो रास्ता है जहां पत्थर ये जो पड़े हैं इनको हटा दिया जाए और एक सीधा रास्ता बना दिया जाए। उसके लिए सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को चलाया गया और इस सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोशिश की गई कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ दिया जाए। ये गल्फ ऑफ मन्नार और ये पाक की खाड़ी दोनों को जोड़ते हुए एक सेतु बना दिया जाए, एक पुल बना दिया जाए, ताकि इस बिंदु से और इस बिंदु तक यदि जाना हो तो सीधा रास्ता भारत को प्राप्त हो। और इस प्रोजेक्ट को ही किस नाम से जाना गया था, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के नाम से भारत में जाना गया था। काफी विवादित ये जो प्रोजेक्ट है वो रहा था। तो ये आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत की अवस्थिति है, किस प्रकार से भारत के संदर्भ में द्वीपों की स्थिति है, अन्य बिंदुओं की स्थिति है। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।